नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं एक सूचना से जो आरएस के अभ्यर्थियों के लिए है। जो आरएस प्री है वो 29 नवंबर को होने वाली थी, उसको अब चेंज करके 6 दिसंबर 2026 को कर दिया गया है। साथ में हमारी आरएस मेंस की डेट भी इसमें मेंशन कर दी गई है। आरएस मेंस परीक्षा है वो 1 मई और 2 मई 2027 को आयोजित की जाएगी। तो अभी हमारे पास प्री के लिए भी काफ़ी समय है और मेन के लिए भी हमें काफ़ी समय मिलेगा। तो अपनी तैयारी है वो जोरों पर रखनी है, करंट से अपडेट रहना है, करंट में जो भी कंसेप्ट वाली चीज़ आती है उसको क्लियर करते हुए चलना है। अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से, जो रिलेटेड है भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट से। इसका क्या नाम है? इसका नाम है विक्रम-1। निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, एक रॉकेट है जो उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करेगा। पहले इसरो के द्वारा किया जाता था, अब इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी आई है। उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी। इसकी लॉन्च विंडो है वो 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में रखी गई है। इसने के जो और फाउंडर है उन्होंने यही बताया है कि इसरो और जो निजी क्षेत्र है इन दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में काम करना चाहिए। जैसे इसरो है बड़ी कंपनी है तो इसके अंदर फंड ज़्यादा आता है, तो इसके जो बड़े मिशन हैं जैसे चंद्रयान हो गया, भारत अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, गगनयान मिशन हो गया, इनके ऊपर काम करना चाहिए। और जो छोटे सैटेलाइट भेजने हो गए, मौसम से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित, वो है निजी क्षेत्रियाँ इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाए। क्योंकि छोटे जो सैटेलाइट होते हैं उनकी जो एक्सपायरी होती है वो 5 से 8 साल तक होती है। इसके बाद इनको चेंज करना होता है, उसकी जगह दूसरा सैटेलाइट स्थापित करना होता है। तो इसरो अपने जो मूल मिशन है उससे क्या होता है, कई बार भटक जाता है। तो उसकी जगह पर जो निजी क्षेत्र है, निजी कंपनियां हैं, वो इसमें अपना योगदान दे सकती है। साथ में निजी क्षेत्र है वो ऑन डिमांड लॉन्च के ऊपर भी काम कर सकता है। तो इसमें याद रखने वाली यही बात है कि पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? विक्रम-1 है। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची है, उनका 3 दिवसीय भारत पर दौरा था, शिखर वार्ता थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बहन बोला है और उन्होंने भी बोला कि हम भाई बहन मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में कार्य करेंगे। क्या क्या मुख्य समझौते हुए हैं, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वो है कि जापान अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश है वो भारत में करेगा। 10 ट्रिलियन येन है वो कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो 5.92 लाख करोड़ रुपए। ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन की अवधारणा आपको पता ही होगी, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मिलियन होता है 10 लाख, बिलियन होता है 100 करोड़ और ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। रक्षा क्षेत्र में नेवल रेडियो एंटीना है वो दोनों देश मिलकर के बनाएंगे। यूनिकॉर्न एंटीना मास्ट है उसका निर्माण है वो जापान की तकनीक से किया जाएगा। ये एंटीना मास्ट क्या होते हैं? जो भी पानी की जहाज़ें होती हैं, जो भी नेवी की जहाज़ें होती है उस पर बहुत सारे एंटीना लगे होते हैं, तो वो काफ़ी बिखरे हुए होते हैं। तो कई बार समुद्री तूफान आने से, कई बार तेज़ समुद्री हवाओं से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनका एकीकृत रूप है, उसका नाम है यूनिकॉर्न, यूनिफाइड रेडियो एंटीना। सीईओ का अब पता नहीं क्या है। साथ में नौसेना युद्धाभ्यास है, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा भारत और जापान के बीच में। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो इंडो जापान बायोगैस इनिशिएटिव है, उसके ऊपर समझौता हुआ है। इसमें 1000 बायोगैस एवं ऑर्गेनिक खाद्य संयंत्र है वो जापान के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा फार्मा एवं मेडिकल सेक्टर, एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मोबिलिटी पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में जो 2011 का भारत जापान का जो समझौता था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसमें भारत का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, निर्यात भी नहीं बढ़ा जितना सोचा था, तो इसकी दोबारा समीक्षा करने की बात चल रही है। तो ये था भारत जापान के बीच में जो बातचीत हुई, जो समझौते हुए, उनका एक ब्यौरा। इसके बाद में हाई कोर्ट है, उन्होंने ऊँटों की घटती हुई संख्या पर चिंता जताई है, क्योंकि ऊँट अपना राज्य पशु भी है और जो पशुपालन विभाग है उसके निदेशक से इसके लिए तलब किया है।
ऊंट को 2014 में राज्य पशु है वो घोषित किया गया था। 1980 में ऊंट की आबादी है वो 15 लाख रुपए थी, 15 लाख थी, जबकि 2021 में ये मात्र 1.5 लाख रह गई है। तो संख्या है वो 10 गुना कम हो गई है। इसके लिए 2015 में एक अधिनियम भी बनाया गया था, राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध, अस्थायी प्रवर्जन और निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015। इसके अंतर्गत जो इनको पालने वाली जाति है, रायका रेबारी जाति है, उसको काफ़ी ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो ऊंट के वध का प्रतिषेध कर दिया, दूसरा है अस्थायी प्रवर्जन कि अगर ये जाति ऊंटों को चराने के लिए किसी दूसरी जगह पर लेके जाएगी तो उसके लिए भी इनको कलेक्टर से सर्टिफिकेट है, कलेक्टर से परमिशन है वो लेनी पड़ती, जबकि ये जाति है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, तो इसके लिए भी क्या है कि कौन माथा बच्ची करे। और निर्यात का विनियमन, पहले क्या होता था, राजस्थान में ज़्यादातर मेले लगते थे, उसमें ऊंट है उनका आयात निर्यात होता था, क्रय विक्रय होता था, दूसरे राज्यों के जो खरीदार है वो भी ऊंट लेने आते थे, लेकिन अब उनको स्टेट बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए दूसरे राज्यों के जो खरीदार हैं उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो ऊँटों की मांग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई, ऊँटों को पालना है वो भी ज़्यादा महंगा हुआ, क्योंकि जो तराई क्षेत्र है, चारागाह भूमि है, वो भी कम होती जा रही है, तो इसलिए ऊँटों की संख्या है वो निरंतर गिरती जा रही है। इसके विपरीत अरब देशों में ऊँटों की संख्या है वो बढ़ रही है। बात करें ऊँटों से संबंधित कुछ प्रश्न जो PYQ हैं या पूछे जा सकते हैं। ऊँटों की नस्लों से संबंधित प्रश्न, राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा लगभग 50% पाई जाती है? यह है बीकानेरी। यह नस्ल बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे सुंदर और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध ऊँट की नस्ल कौन सी है? यह है नाचना जैसलमेर। सवारी और मुख्य रूप से सवारी हेतु उत्तम माने जाने वाली ऊँट की नस्ल कौन सी है? गोमठ जोधपुर। तो ये कुछ प्रश्न से ऊँट से। इसके बाद में ये एडिटोरियल है राजस्थान पत्रिका का कि सिल्वर इकोनॉमी को लेकर बने नेशनल पॉलिसी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है। तो यूनाइटेड नेशन है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो 15 करोड़ हैं भारत में, और 2050 में ये लगभग 35 करोड़ हो जाएंगे। तो सिल्वर इकोनॉमी इन्हीं वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर होती है। सिल्वर इकोनॉमी का अर्थ होता है उन सभी आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं से जो वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं, स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसी को बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। तो सिल्वर इकोनॉमी किससे संबंधित होगी? वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित होगी जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी, वो एक अच्छे उपभोक्ता हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक है वो आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे हैं, तो उनको बाद में संबल देने के लिए, सहारा देने के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा की ध्यान रखने के लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार को योजनाएं और नीतियां बनाने की आवश्यकता। इसके लिए उनको डिजिटली एजुकेटेड करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले में समय में सब कुछ चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, वो डिजिटल रूप में ही होगी, तो वो आराम से घर बैठे हैं वो उन सुविधाओं का लाभ ले सके। इसके लिए कुछ सरकार की स्कीम भी चल रही है, जैसे सेज स्कीम है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, अटल वयो अभ्युदय योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी की देने की आवश्यकता है नहीं, बस नाम आपको याद रखने। तो ये हो गई सिल्वर इकोनॉमी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी योजनाएं और पोर्टल क्या है सिल्वर इकोनॉमी से रिलेटेड? वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किए गए केंद्र सरकार के सेज पोर्टल का पूरा नाम क्या है? सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है कि नए नए जो वृद्धाश्रम खुले हाईटेक लेवल के, उनमें जो भी कार्यक्रम होते हैं वो उनको स्टार्टअप के तौर पर उभारना है। बुजुर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है SACRED पोर्टल। फुल फॉर्म इसकी सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। केंद्र सरकार की कौन सी योजना 70 वर्षों से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा की शर्त के बिना 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराती है? यह है आयुष्मान भारत योजना। हाल ही में इसका विस्तार है वो 70+ के बुजुर्गों के लिए किया गया है। इसके बाद दूसरा एडिटोरियल है अपना राजस्थान पत्रिका का, जो भ्रष्टाचार से संबंधित है कि भ्रष्टाचार, नैतिकता और बदलती सामाजिक संवेदना।
जो 2025 का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 91 है 180 देशों में, जो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें महावीर स्वामी का एक उदाहरण दिया गया है एडिटोरियल में कि जिस प्रकार उनका एक सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही आप संग्रह करो, उससे ज़्यादा संग्रह मत करो। वर्तमान में इसी को क्या बोला जाता है पर्यावरण की परिभाषा में, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सस्टेनेबिलिटी, यानी आप उतना ही विकास कीजिए, उतना ही संसाधनों का दोहन कीजिए जितना आपकी आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा धन अर्जन करने के लिए संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। साथ ही इसमें संस्थागत भ्रष्टाचार की बात कही गई है। संस्थागत भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है कि रिश्वत देना भी चाहता है, रिश्वत लेना भी चाहता है और इसके बीच में एक भूमिका निभाता है बिचौलिया। काम वो होना ही है। तो विभिन्न सरकारी संस्थाओं में आपको ये देखने को मिलता है कि आप वैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो आपके काम में विलंब किया जाता है, कई बार उसमें अनावश्यक देरी भी कर जाती है। लेकिन आप किसी बिचौलिए के माध्यम से रिश्वत पहुंचाई, वही डॉक्यूमेंट आपको लेकर गए तो उस पर तुरंत हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है संस्थागत भ्रष्टाचार। साथ में इसमें उदाहरण दिया है एक सड़क पर पड़े हुए बटुए और टीटी से टिकट लेने का। कि सड़क पर बटुआ पड़ा है तो हो सकता है वो उठा करके उसमें आधार कार्ड दे करके वहाँ पर उसको कोई पोस्ट करते, इतनी नैतिकता भारतीयों में है। लेकिन अगर टीटी से टिकट लेनी है तो वहाँ पर आप उसको एक्स्ट्रा रुपए दे करके टिकट लेने में नहीं कतराते हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार का रूप है। इसके लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये ब्यूरो की स्पेलिंग है वो बहुत मुश्किल से याद होती है, फिर भूल जाते हैं, तो आप भी याद कर लें, BUREAU। लेकिन इसके लिए चुनौतियाँ क्या है कि ये एक तो ज़्यादातर शिकायत आधारित व्यवस्था है। शिकायत मिलेगी तभी ये वहाँ पर कोई काम है वो करने जाएगा। एक स्वतंत्र एवं सतर्क संस्था की ज़रूरत है कि कोई भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अगर इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, उनकी जीवन शैली है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन है वो एकदम से होता है, तो उसके लिए किसी सतर्क संस्थान की ज़रूरत है कि ये कहीं से कोई गलत काम करके तो पैसा नहीं कमा रहा है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है। बात आई थी इसमें महावीर स्वामी की, तो जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। जैन धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है कि अनेकांतवाद क्या है। यह जैन धर्म का मुख्य दार्शनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार सत्य और वास्तविकता बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। ये नहीं है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही चीज़ है, उसके परे भी चीज़ें हो सकती है। ख्यातवाद या सप्तभंगी न्याय क्या है। ख्यातवाद क्या है? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिए हर कथन के आगे शायद या संभवतः लगाना चाहिए। इसके 7 रूप होते हैं। जैसे हम कोई भी बात कह देते हैं तो वो हम सोचते हैं कि हमने ये तर्क दिया है तो सही होगा, लेकिन हमें हर तर्क से पहले क्या लगाना चाहिए? शायद लगाना चाहिए। इसको हम पीछे इतिहास के उदाहरणों में देखें तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया था उसमें ये था कि पृथ्वी है वो सेंटर में है, सूर्य वगैरह है इसके चक्कर लगाते हैं। उस समय तो मानने वाले लोग ये सही मानते थे, लेकिन उस समय अगर इसके आगे शायद लगा दिया जाता तो फिर ये ज़्यादा सही होता, क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बाद में इस धारणा का खंडन हुआ, इसमें सूर्य को सेंटर में माना गया। इसके बाद में और भी कुछ प्रयोग हो सकते हैं जिसमें ये अवधारणा भी खंडित हो जाए, तो हमें हर अपने तर्क, हर अवधारणा के आगे शायद लगाना चाहिए। यही है ख्यातवाद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। पंच महावर्त और अणुवर्त में क्या अंतर है? आरएस परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो जैन धर्म के 5 मुख्य नियम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन मुनियों के लिए बेहद कठिन होते हैं, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आदमी है तो गृहस्थों के लिए इसमें थोड़ी सी ढील दी जाती है, ये अणुव्रत कहा जाता है। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इससे पहले 4 थे, वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़े हुए थे। संलेखना स्थारापर्दा क्या है? अपने जीवन के अंतिम चरण में अन्न जल का त्याग करके देह का त्याग करना संथारापर्दा है। और भी प्रश्न है जो मैंने अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिए हैं इसको। फिर है ये द हिंदू का आर्टिकल, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जो उन्होंने आरटीआई एक्ट में परिवर्तन किए थे उनके ऊपर स्टे लगा दी है, क्योंकि अन्ना हजारे ने इस पर अनशन शुरू कर दिया था। क्या विवादित नियम थे? एक थे फीस में बढ़ोतरी की गई थी, आरटीआई आवेदन के शुल्क को 3 गुना बढ़ा दिया गया था। गरीबी रेखा के लिए जो फ्री थी उसके ऊपर एक सीमा तय कर दी गई थी। शब्दों की सीमा तय कर दी गई थी कि 150 शब्दों तक आवेदन आप लिख सकते हो।
अपनी पहचान उजागर करना उसमें आवश्यक कर दिया गया था, जिससे विशल ब्लोवर्स थे उनकी सुरक्षा और गोपनीयता को खतरा हो सकता था। कानूनी प्रतिनिधित्व पर रोक लगाई थी। तो ये नियम थे, महाराष्ट्र से संबंधित है तो हमसे नहीं पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा ऐसे ही हमने देख लिया है। इसके बाद है एक सबमरीन केबल बिछाई जा रही है समुद्र में, इंटरनेट केबल। किस किस देशों का ये प्रोजेक्ट है? भारत, मलेशिया और सिंगापुर को ये जोड़ेगी। इस परियोजना का नाम है I2C SEA, हाई स्पीड इंटरनेट केबल परियोजना है। कौन कौन सी कंपनियां इसमें भाग ले रही है? ये है माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशन और लाइटस्ट्रॉम। इसके भारत में 2 लैंडिंग पॉइंट होंगे, 2 जगह पर ये केबल है वो जुड़ेगी, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और दक्षिणी चेन्नई तमिलनाडु। ये हो गई अपनी सबमरीन केबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कौन से देश है हमें ये याद रखना है? भारत, मलेशिया और सिंगापुर। 2 लैंडिंग पॉइंट भी याद रख लीजिए, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और दक्षिण चेन्नई तमिलनाडु। अगला अपना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके 10 वर्ष पूर्ण हो गए। 2015 में इसको शुरू किया गया था। इसके बारे में हम बात करें कि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें केंद्र राज्यों का हिस्सा 60:40 का होता है। पूर्वोत्तर और हिमालय के जो राज्य हैं उनमें 90-10 का हिस्सा होता है और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र सरकार खर्च करती है। प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से हैं? कुशल सिंचाई के माध्यम से खेत में जल के अपव्यय में कमी करना, सिंचाई अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, परिशहरी कृषि के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः प्रयोग करना, जल और फसल प्रबंधन के लिए विस्तारित सेवाओं को सुदृढ़ करना, जलागम दृष्टिकोण के माध्यम से वर्षा आश्रित क्षेत्रों का विस्तार करना, सिंचाई निवेशों और जल उपयोग योजना में अभिसरण, हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत आश्वस्त सिंचाई का विस्तार, आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग से जल स्रोतों का एकीकरण करना, सटीक सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। जैसे अब यमुना जल समझौते के अंतर्गत पाइपलाइन के जरिए पानी लाएगा, वो जल संरक्षण को भी बढ़ावा देगा और एक उत्तम सिंचाई पद्धति है वो अपनाई जाएगी। इसके बाद में एक प्रणाली है, वो भारत में उसका सफल परीक्षण हुआ है, जिसका नाम है गगन। गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या सिस्टम है ये? जैसे मान लीजिए ये रनवे है, यहाँ पर होती है एक ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कोई भी जहाज इसके क्षेत्र में आता है तो ये कनेक्ट करती है इस जहाज से, फिर इसको लैंडिंग कराती है। अब मान लीजिए युद्ध का माहौल है, उस दुश्मन देश ने मिसाइल डाल करके हमारी ATC को क्या कर दिया है? ध्वस्त कर दिया है। अब हमें लैंडिंग करवानी है या टेक ऑफ करवाना है एयरक्राफ्ट को, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सैटेलाइट का प्रयोग करेंगे। इस सैटेलाइट से इसको निर्देश दिया जाएगा एयरक्राफ्ट को, तो बिना ATC के ये लैंडिंग कर सकेगा। इसी प्रणाली को बोला गया है गगन प्रणाली। जेट विमान की सैटेलाइट निर्देशित सफल लैंडिंग है। किस जेट विमान ने की है? अभी इंडिगो एयरबस A320 उदयपुर एयरपोर्ट के ऊपर ये लैंडिंग करवाई गई है। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संयुक्त प्रयास से ये चीज़ें सफलता के साथ अर्जित की। ये हो गया अपना गगन प्रणाली। कल हमने SDG रिपोर्ट 2025 पढ़ ली थी। 2026 कल ही आई थी, लेकिन मैंने सर्च किया था तो वो 2025 वाली दिखाती थी, तो मैंने सोचा कि 2025 की रिपोर्ट है वो 2026 में आई होगी, लेकिन वो पिछले साल की रिपोर्ट थी जिसमें भारत का 99वां स्थान था। अभी SDG रिपोर्ट 2026 है, SDSN द्वारा जारी की जाती है। UN का एक संस्था है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के तहत। भारत ने इसमें 167 देशों में 94वां स्थान है वो प्राप्त किया है 68.3 स्कोर के आधार पर। 2025 में 67 था, इसमें 1.3 है वो बढ़ गया है। 0 से 100 के बीच में अंक दिए जाते हैं। 100 का मतलब है 17 लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, 0 का मतलब है एक भी लक्ष्य के ऊपर प्रगति नहीं हुई। वही तीनों देश दोबारा से टॉप पर हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ये होगी SDG रिपोर्ट 2026।